नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र पर एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने चढ़ाई चादर। पूरे महाराष्ट्र में शुरू हुआ विरोध, बीजेपी शिवसेना ने बोला हमला। महाराष्ट्र के जालना में शिवाजी की मूर्ति को लेकर बवाल, 2 गुटों में हुई पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल। भीड़ को तितर बितर करने के लिए छोड़े गए आंसू गैस के गोले। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए 24 मई को जारी होगा नोटिफिकेशन। 31 मई तक होगा नामांकन, 10 जून को डाले जाएंगे वोट। महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव की सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी तारीख, 17 मई को होगा राज्य चुनाव आयोग की याचिका पर फैसला। यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान हुआ अनिवार्य। महाराष्ट्र में बीजेपी ने की उद्धव सरकार से मांग, प्रदेश के मदरसों में भी राष्ट्रगान को किया जाए जरूरी। हेडलाइंस के बाद अब रुख खबरों का कर लेते हैं। हमारी पहली खबर जुड़ी है एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई और एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर। गुरुवार को महाराष्ट्र के औरंगाबाद के दौरे पर थे अकबरुद्दीन ओवैसी। इस दौरे के दौरान वो मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाने भी गए। उनके साथ औरंगाबाद के सांसद और एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील भी थे। अकबरुद्दीन के इस व्यवहार को लेकर पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश दिखाई दे रहा है। लगभग हर पार्टी के नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी इस मुद्दे पर पत्रकारों से बात करते हुए ओवैसी भाइयों पर करारा हमला किया है। बीजेपी की ओर से विधान परिषद में विपक्षी नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि वो औरंगजेब की औलाद है, ये उन्होंने दिखा दिया। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के नेता और औरंगाबाद में जिलाध्यक्ष सुमित खावेरकर ने कहा कि हैदराबाद से कुछ लोग औरंगाबाद में भौंकने आए हैं, उन्हें औरंगजेब की कब्र दिखाई दी। 17 लाख लोगों की पानी की समस्या नहीं दिखाई दी। एमएनएस नेता गजानन काले ने कहा कि निजाम की औलाद आकर शिवराया के महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र का दर्शन करके जाती है। किसके आशीर्वाद से ये सब चल रहा है? राज ठाकरे पर पाबंदी लगाया जा रहा है और ओवैसी बंधुओं को खुली छूट दी जा रही है। शिवसेना नेता चंद्रकांत खैर ने कहा कि औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील के मन में औरंगजेब के लिए इतना सम्मान है तो अपने बेटे का नाम औरंगजेब क्यों नहीं रखा। वहीं इस मुद्दे पर संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो बार बार आते हैं महाराष्ट्र को चढ़ाने के लिए, वो बार बार औरंगजेब के सामने सर झुकाते हैं, महाराष्ट्र में अशांति पैदा करने की कोशिश करते हैं। औरंगजेब एक आक्रामक था, कोई सूफी संत नहीं था। उसने महाराष्ट्र के मंदिरों को ध्वस्त किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके साथ संघर्ष किया। आप उसी महाराष्ट्र में आकर औरंगजेब की कब्र में चादर चढ़ाएंगे, महाराष्ट्र के लोगों को चढ़ाएंगे, तो याद रखिए औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र ने ही खोदी थी। आप उस कब्र पर सर झुका रहे हैं, आपका भी वही हाल होना है, आपको भी एक दिन उसी कब्र में जाना है। वही हिंदू महासंघ के नेता आनंद दवे ने सवाल उठाया कि इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के नेता आखिर चुप क्यों है। छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में आक्रामक बादशाह औरंगजेब की कब्र क्यों है? हिंदू महासंघ की मांग है कि उस कब्र को जला दिया जाए। एक तरफ जहां औरंगाबाद में औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई है, तो वहीं दूसरी तरफ जालना जिले के चंदई गांव में 2 गुटों में पथराव का मामला सामने आया है। एसपी की माने तो गांव में बने नए गेट के नाम को लेकर गुरुवार को 2 गुटों में विवाद हो गया। पुलिस ने 20 से 25 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। दोनों गुटों की ओर से पथराव में कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया गया। हालांकि अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। बताया जा रहा है कि पथराव के दौरान 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। जानकारी के मुताबिक जालना जिले के भोकरदान तहसील के चंदई में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गांव में दाखिल होने वाले गेट पर लगाई गई थी, जबकि उस गेट का नाम गोपीनाथ मुंडे किया जाना था। गेट के नाम को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद खड़ा हो गया और देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुट एक दूसरे पर पथराव करने लगे। इसके बाद गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी भी शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक
मुताबिक घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस दौरान पुलिस ने करीब 20 से 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया। बता दें कि दोनों गुटों के आपस में भिड़ने की वजह से गांव में तनाव का माहौल है, जिस कारण इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए हैं। वहीं आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी की जा रही है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में खाली हो रही 6 राज्यसभा सीटों के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव योजना की घोषणा कर दी है। घोषणा के मुताबिक 24 मई को नोटिफिकेशन जारी होगा। 31 मई तक चुनाव के लिए नामांकन किया जा सकेगा। वहीं नाम वापस लेने की लास्ट डेट 3 जून तय की गई है, जबकि 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटें खाली हो रही है। दरअसल बीजेपी के पीयूष गोयल, विकास महात्मे और विनय सहस्त्रबुद्धे, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस के पी चिदम्बरम और शिवसेना के संजय राउत का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो जाएगा और माना जा रहा है कि राज्य विधायकों में पार्टियों की ताकत के आधार पर बीजेपी का 2 सीट जीतना बिल्कुल तय माना जा रहा है, जबकि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना एक साथ 4 सीटें जीत सकती है, यानी 1 सीट का लाभ मिल सकता है। भाजपा पीयूष गोयल को बनाए रखने के लिए तैयार है, जबकि दूसरी सीट के लिए बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और महिला मोर्चा की प्रमुख विजया रजतकर समेत कई दावेदार हैं। वहीं ये भी संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी विनय सहस्त्रबुद्धे को बरकरार रखेगी। प्रफुल्ल पटेल, चिदम्बरम और राउत को भी उनके संबंधित दलों की तरफ से राज्यसभा सांसद बनाए रखने की संभावना है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना एक सीट जीत सकती है, लेकिन सवाल यह है कि चौथी सीट कौन जीतेगा। एमवीए के पास चौथी सीट हासिल करने के लिए संख्या है। अब तक एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर सहमति थी, लेकिन उनका नाम हटा दिया गया और अब पुणे स्थित एक बिल्डर दावेदार है। चौथे उम्मीदवार को निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन हासिल करना होगा और इसका फैसला राक्पा प्रमुख शरद पवार, सीएम उद्धव ठाकरे और सीएलपी नेता बालासाहब थोराट करेंगे। एक तरफ जहां राज्यसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया, तो वहीं पालिका चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 17 मई को फैसला करेगा कि महाराष्ट्र नगर निगम जिला परिषद के चुनाव कब होंगे। चुनाव आयोग ने इस संबंध में अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है, जिस पर अदालत 17 मई को दोपहर 2 बजे सुनवाई करने वाली है। राज्य में नगर निगम, नगर पंचायत और जिला परिषद, ग्राम पंचायत के चुनाव मानसून के बाद 2 चरणों में होने की संभावना है। प्रदेश के चुनाव का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि अक्टूबर में जिला परिषद और ग्राम पंचायत चुनाव की अनुमति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अपील मानती है या नहीं। अगर कोर्ट अपील मानती है तो पिछले 2.5 साल से लंबित चुनाव मॉनसून के बाद शहरी और ग्रामीण 2 चरणों में होने की संभावना है। आपको बताते चले कि शीर्ष अदालत ने 4 मई को निर्देश दिया था कि चुनाव प्रक्रिया 2 हफ्ते के भीतर घोषित की जाए, जिस कारण चुनाव आयोग तुरंत चुनाव कराने के लिए बाध्य है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बारिश के मौसम में चुनाव होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में आयोग को मानसून के मौसम में चुनाव कराने में शामिल प्रशासनिक कठिनाइयों पर पुनः विचार करने की अपील की है। दरअसल राज्य में 15 नगर निगमों, 25 जिला परिषदों, 210 नगर पंचायतों और 1900 ग्राम पंचायतों के चुनाव लंबित है। अगर ये सभी चुनाव एक ही समय पर होते हैं तो इन्हें कम से कम 2 से 3 चरणों में कराना होगा और ये 6 हफ्ते तक चलेगा। अगर बारिश के मौसम में चुनाव हुए तो राज्य के कई हिस्से में दंगे भड़क जाएंगे। आयोग के पास सीमित संख्या में ईवीएम है। एक चरण के लिए उपयोग की जाने वाली ईवीएम का उपयोग दूसरे चरण के लिए करना होगा। वहीं लोगों को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में इस्तेमाल करना होगा। यदि सभी चुनाव एक साथ हुए तो मतदान केंद्रों पर पुलिस सुरक्षा मुहैया कराना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने चुनाव की तैयारी पहले ही शुरू कर दी है, लेकिन देखना होगा कि कोर्ट मॉनसून के बाद चुनाव कराने की इजाजत देती है या फिर नहीं।
अब जाते जाते आखिरी खबर की भी बात कर लेते हैं। दरअसल गुरुवार से उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया। सभी छात्रों को अब कक्षाएं शुरू होने से पहले राष्ट्रगान गाना होगा और इसका असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा, जहां बीजेपी ने मांग की है कि महाराष्ट्र में भी मदरसों से राष्ट्रगान अनिवार्य कराया जाए। ये मांग बीजेपी के आध्यात्मिक मोर्चे के प्रमुख आचार्य तुषार भोसले ने की। भोसले ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। धार्मिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के साथ देशभक्ति का भाव जगाना बेहद जरूरी है, इसीलिए हम योगी सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं राष्ट्रगान को अनिवार्य बनाने के लिए। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।